हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। इस वीडियो के माध्यम से जनरल नॉलेज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर व्याख्या के साथ देखने को मिलेंगे। पूरा वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कल का लास्ट क्वेश्चन था, इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना किसने की थी। तो आप सभी को बता दिया था कि रास बिहारी बोस ने इंडिपेंडेंट की स्थापना की थी, इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ए ऑप्शन है एन.एम. जोशी, बी ऑप्शन है बी.पी. वाडिया, सी ऑप्शन है बी.वी. गिरी, सी ऑप्शन है डी ऑप्शन है ऐसे डोंगेन है। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बी.पी. वाडिया ने भारतीय प्रथम मजदूर संघ की स्थापना 1918 में की थी। 1918 में बीपी वाडिया द्वारा गठित मद्रास लेबर यूनियन या मद्रास मजदूर संघ भारत का पहला आधुनिक मजदूर संगठन था। ज्ञातव्य है कि 1920 में एन.एम. जोशी, जोसेफ बैप्टिस्ट तथा लाला लाजपत राय के प्रयासों से अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसका अधिवेशन 1920 में मुंबई में हुआ था। इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। वी.वी. गिरी की अगर बात करें तो वह वी.वी. गिरी व उनके अन्य नेतृत्व में 1929 में इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन का गठन हुआ था। ऐसे डांगे कानपुर व मेरठ षड्यंत्र में संबंधित थे। इनका पूरा नाम श्रीपाद अमृत डांगे था। अगला क्वेश्चन है, मैडम भीकाजी कामा एवं बरकतुल्ला बी.पी.एस. अय्यर और एम.एन. राय में क्या बात समान थी। तो ये तीनों लोग सभी लोग क्रांतिकारी थे। इनमें समानता पूछी गई है। तो सभी अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी आंदोलन के अग्रणी सदस्य थे। क्रांतिकारियों के एक दल ने काबुल में स्वतंत्र भारत की जो अस्थायी सरकार बनाई थी, उसमें एम बरकतुल्ला प्रधानमंत्री थे, शेष मंत्री। सी ऑप्शन है, वे सभी प्रमुख क्रांतिकारी थे और संग्राम आंदोलन की अवधि में बाहर से विविध देशों में काम कर रहे थे। डी ऑप्शन है, वे सभी लॉर्ड डलहौजी पर फेंके जाने वाले बम के मामले में अभियुक्त थे। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। मैडम भीकाजी कामा, एम बरकतुल्ला, बी.पी.एम. अय्यर और एम.एन. राय सभी क्रांतिकारी थे और स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में भारत में बाहर विविध देशों में काम कर रहे थे। अगला क्वेश्चन है, जब भारत को आज़ादी मिली तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। ए ऑप्शन है विंस्टन चर्चिल, बी ऑप्शन है क्लीमेंट एटली, सी ऑप्शन है हेराल्ड मैकमिलन, डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जब भारत को आज़ादी मिली तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली था। 1944 से 45 के आम चुनाव में ब्रिटेन में लेबर पार्टी को विजय प्राप्त हुई तथा क्लीमेंट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। 20 फरवरी 1947 को एटली की सरकार ने दो महत्वपूर्ण घोषणाएं की। प्रथम घोषणा यह थी कि प्रत्येक स्थिति में 30 जून 1948 तक भारत स्वतंत्र कर दिया जाएगा। दूसरा यह कि लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय बनाकर भारत भेजा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे। ए ऑप्शन है पंडित नेहरू, बी ऑप्शन है सरदार पटेल, सी ऑप्शन है बी.एन. राव, डी ऑप्शन है अंबेडकर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु गठित सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अधीन राष्ट्रपति की आपात शक्तियों को ग्रहित किया जाता है। ए ऑप्शन है स्पेन के संविधान से, बी ऑप्शन है आयरलैंड के संविधान से, सी ऑप्शन है फ्रांस के संविधान से, डी ऑप्शन है जर्मनी के वाइमर संविधान से। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा।
जर्मनी का वाइमार संविधान भारतीय संविधान में आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त करता है। वे जर्मनी के वाइमार संविधान के कुछ अनुच्छेदों से काफी मिलती-जुलती हैं, लेकिन आपातकालीन उपबंध भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, किंतु प्रयुक्त प्रश्न में अधिनियम 1935 का विकल्प न होने से प्रावधानों की समानता के कारण विकल्प डी बिल्कुल सही माना गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। ए ऑप्शन है सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, बी ऑप्शन है विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सी ऑप्शन है अवसर की समानता, डी ऑप्शन है व्यक्ति की प्रतिष्ठा। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय संविधान का मुख्य उद्देश्य भारतीय नागरिकों को निम्न अधिकार दिलाना: सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म व उपासना, पद एवं अवसर की समानता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता व अखंडता। हमारे संविधान निर्माताओं ने के समक्ष भारत में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का लक्ष्य था। तो इसमें जो बातें कही गई हैं, तो इसमें चारों बातें सही कही गई हैं। भारत में संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करता है सामाजिक और आर्थिक न्याय, सही है। विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये भी सही है। आर्टिकल 19 अवसर की समानता और व्यक्ति की प्रतिष्ठा, ये चारों ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मचारी की भागीदारी का प्रावधान किया गया है? ए ऑप्शन है अनुच्छेद 43, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 43 ए, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 45 और डी ऑप्शन है अनुच्छेद 47। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 43 ए। अनुच्छेद 43 के अनुसार अगर बात करें तो राज्य उपयुक्त विधान या आर्थिक संगठन द्वारा किसी अन्य रीति से कृषि के उद्योग के या अन्य प्रकार के सभी कर्मकारों को काम, निर्वाह, मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर और अवकाश का संपूर्ण उद्योग उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएं तथा सामाजिक सांस्कृतिक अवसर प्रदान करने का प्रयास करेगा। विशिष्टतम ग्रामीण जो क्षेत्र होते हैं उसमें कुटीर उद्योग जो होते हैं, लघु उद्योग को वैयक्तिक या सहकारी आधार पर बढ़ाने का प्रयास करेगा। अब 43 का की अगर बात करें तो उद्योगों में कर्मचारियों को भाग लेने के बारे में उपबंध करता है। उसके अनुसार राज्य किसी भी उद्योग में लगे हुए उपक्रमों, स्थापनों या संगठनों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त विधान द्वारा या किसी अन्य रीति से कदम को उठाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि भारतीय संघवाद भारत की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु नए प्रकार का संघवाद है? ए ऑप्शन है ग्रेनविले ऑस्टिन, बी ऑप्शन है आइवर जेनिंग्स, सी ऑप्शन है अलेक्जेंडर विज, डी ऑप्शन है रोनाल्ड वॉट्स। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन। ग्रेनविले ऑस्टिन जो हैं उन्होंने कहा कि भारत की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूर्ति हेतु एक नए प्रकार का संघवाद चाहिए। ग्रेनविले ऑस्टिन ने कहा कि यद्यपि भारत के संविधान ने मजबूत केंद्र का निर्माण किया है, परंतु इसने राज्यों को कमजोर भी नहीं किया है। यह एक नए प्रकार का संघ है जो इसकी खास आवश्यकताओं को पूरा करता है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस किस स्तर पर होती है? ए ऑप्शन है विधेयक की प्रस्तुति के समय, बी ऑप्शन है द्वितीय वाचन के समय,
सी ऑप्शन है प्रतिवेदन स्तर पर। डी ऑप्शन है तृतीय वाचन के समय। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। लोकसभा में किसी भी विधेयक पर आम बहस द्वितीय वाचन के समय होती है। आम बहस तब होती है जब विधेयक का प्रस्तावक सदन के समक्ष ये प्रस्ताव रखता है कि विधेयक पर विचार किया जाए या इसे प्रवर समिति के विचारार्थ सुपुर्द कर दिया जाए। आय वितरण की समान। ए ऑप्शन है वो सॉरी क्वेश्चन है 26 नंबर। गिनी गुणांक माप है। ए ऑप्शन है आय वितरण की समानता का। बी ऑप्शन है किसी संयंत्र की पूंजी तीव्रता का। सी ऑप्शन है कृषि उत्पादन का औद्योगिक उत्पाद में अनुपात का। डी ऑप्शन है द्वितीय क्षेत्र में रोजगार का तृतीय क्षेत्र में रोजगार से अनुपात का। तो इसका जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। गिनी गुणांक आय वितरण की असमानता का माप है। गिनी गुणांक का अधिकतम मूल्य 1 के बराबर होगा तथा न्यूनतम मूल्य 0 के बराबर होगा। यदि जी बराबर 0 तो प्रत्येक व्यक्ति को एक ही आय मिल रही है तथा जी बराबर 1 तो एक ही व्यक्ति पूरी आय प्राप्त कर रहा है। गिनी गुणांक को 1912 में इटालियन सांख्यिक कोराडो गिनी ने विकसित किया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस कर का आरोपण केंद्र करता है किंतु संग्रह और विनियोजित राज्य करता है। तो ये ऑप्शन है स्टाम्प शुल्क। बी ऑप्शन है यात्री और माल कर। सी ऑप्शन है संपदा शुल्क। डी ऑप्शन है समाचार पत्रों पर कर। तो इसका जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में करों का एकत्रीकरण 3 स्तरों पर किया जाता है केंद्रीय कर राज्य स्तर तथा स्थानीय स्तर। इन 3 स्तरों पर करों और उनका जो एकत्रित धन होता है उसका आवंटन वित्तीय आयोग की सिफारिशों के अनुरूप विभाजित किया जाता है। कुछ कर अथवा शुल्क केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाते हैं किंतु उनको एकत्र करने का दायित्व राज्य सरकारों का होता है और वह ही इससे एकत्रित राजस्व का उपयोग करते हैं। इसमें स्टाम्प शुल्क दवाइयाँ श्रृंगार सामग्रियों का उत्पादन शुल्क जुड़ा होता है। अगला क्वेश्चन है रुपए की परिवर्तनीयता से क्या तात्पर्य है। ए ऑप्शन है रुपए के नोटों के बदले सोना प्राप्त कर सकना। बी ऑप्शन है रुपए के मूल्य को बाजार की शक्तियों द्वारा निर्धारित होने देना। सी ऑप्शन है रुपए को अन्य मुद्राओं में और अन्य मुद्राओं को रुपए में परिवर्तित करने की स्वतंत्र रूप से अनुज्ञा प्रदान करना। डी ऑप्शन है भारत में मुद्राओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार विकसित करना। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन की प्रक्रिया में मुद्रा का परिवर्तनीय होना आवश्यक है। मुद्रा रुपए की परिवर्तनीयता का अभिप्राय निर्यात एवं अन्य वैधानिक माध्यमों से अर्जित विदेशी मुद्रा को सरकारी अथवा बाजार में के विनिमय दर पर स्वदेशी मुद्रा में बदल लेने से है। अर्जित विदेशी मुद्रा को 1992 से 93 तक सरकार द्वारा निर्धारित विनिमय दर पर बदलना पड़ता है। सरकारी विनिमय दर कम होने के कारण विदेशी मुद्रा के अनेक प्रेषक एवं मर्जक विदेश मुद्रा को गुप्त रूप से हवाला बाजार में बेच देते हैं। ज्ञातव्य है कि हवाला बाजार विदेशी मुद्रा के क्रय विक्रय का एक प्रकार का काला बाजार है। इस कारण विदेशी मुद्रा का एक भाग जिसे सरकारी कोष में जाना चाहिए खुले बाजार में पहुंच जाता है। फलस्वरूप आर्थिक सुधारों में एक रूप से 1992 से 93 में चालू खाता पर रुपए की आंशिक परिवर्तनीयता को स्वीकार किया गया। सरकार ने 1993 से 94 में रुपए को व्यापार खाते का पूर्व परिवर्तनीय बनाया गया तथा चालू खाते पर 1994 से 95 को पूर्ण परिवर्तनीय घोषित कर दिया। निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्तीय समावेशन का उद्देश्य नहीं है। ए ऑप्शन है गरीब आबादी के लिए वित्तीय सेवाओं का विस्तार करना। बी ऑप्शन है कमजोर वर्ग की संभावित समृद्धि के द्वार खोलना। सी ऑप्शन है बैंकिंग अधोसंरचना को सिकोड़ना। डी ऑप्शन है ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं का प्रसार। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बैंकिंग अधोसंरचना के विकास विस्तार से वित्तीय समावेशन होगा।
वित्तीय समावेशन का उद्देश्य गरीबी आबादी के लिए वित्तीय सेवाओं का विस्तार करना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं का प्रसार व कमजोर वर्ग की संभावित समृद्धि के द्वार खोलना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मृदा अपक्षय समस्या निम्नलिखित में से किससे या किन से संबंधित है? ए ऑप्शन है वेदिका कृषि, बी ऑप्शन है वनोन्मूलन, सी ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय जलवायु। तो इसमें जो कूट दिए गए हैं वो कौन से सही है? ए ऑप्शन 1 और 2, बी ऑप्शन है केवल 2, सी ऑप्शन है 1 और 3 और डी ऑप्शन है 1 2 3। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। वनोन्मूलन जो है मृदा अपक्षय की महत्वपूर्ण समस्या होती है। मृदा अपक्षय प्रकृति विरुद्ध मानवीय क्रियाकलापों का दुष्परिणाम होता है। पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को जकड़े रखती हैं, जिससे मृदा अपक्षय आसानी से संभव नहीं है। किंतु जहाँ पर वनोन्मूलन हुआ है वहाँ पर परिणाम स्वरूप मृदा का अपक्षय हो रहा है। भारत में यह समस्या एक गंभीर रूप धारण कर चुकी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक 2001 से 11 के दशक में भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर रही है? ए ऑप्शन है 17.11%, बी ऑप्शन है 17.64%, सी ऑप्शन है 16.74%, डी ऑप्शन है 16.05%। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा। 2011 के अनुसार 2001 और 2011 के बीच की जो दशकीय वृद्धि है वो 17.64% रही है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के आधार पर निम्न में से कौन सा एक जिलों का सही अवरोही क्रम है? ए ऑप्शन है कानपुर नगर, इलाहाबाद, गोरखपुर, आजमगढ़, बी ऑप्शन है इलाहाबाद, कानपुर नगर, आजमगढ़, गोरखपुर, सी ऑप्शन है गोरखपुर, आजमगढ़, कानपुर नगर, इलाहाबाद, डी ऑप्शन है आजमगढ़, गोरखपुर, इलाहाबाद, कानपुर नगर। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इलाहाबाद, कानपुर नगर, आजमगढ़, गोरखपुर। जनसंख्या नगरीकरण 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों का सही अवरोही क्रम है। तो सबसे पहले इलाहाबाद आता है, उसके बाद मुरादाबाद आता है, फिर गाजियाबाद आता है, फिर आपका आता है आजमगढ़। तो इसका जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स, आज के जीके के क्वेश्चंस। आपको कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए। लाइक कमेंट शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपकी कोई सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, और कोई क्वेरी है तो वह भी कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ठीक है। तो कमेंट करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जैसे कि वीडियो अपलोड होती है तो आपको पता चल जाए। अभी ये समथिंग 12वां प्रैक्टिस सेट चल रहा है जनरल नॉलेज का। हिंदी के 20 प्रैक्टिस सेट अपलोड हो चुके हैं और भी अभी किए जाएंगे अपलोड। और कंटेंट तैयार हो रहा है हिंदी का भी। तो RO ARO की तैयारी आप पूरी विस्तार से कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको वैकेंसी डिटेल चाहिए होती है तो वह भी आपको इस चैनल के माध्यम से मिल जाती है। शॉर्ट्स आप देखेंगे इस चैनल के तो उन शॉर्ट्स में आपको पूरे वैकेंसी न्यूज़ मिल जाएगी, क्योंकि पर डे मैं शॉर्ट फॉर्म में 1-1 मिनट की वीडियो अपलोड कर देती हूँ जो नई वैकेंसी आती हैं। तो आप अगर जॉब सर्च कर रहे हो तो आप इस चैनल के माध्यम से वह भी देख सकते हो। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए। आप सभी का दिन शुभ हो।